हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वैसे मुझे दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाना था क्योंकि लाइव में अभी उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन हुआ था, लेकिन मैंने वो व्लॉग अभी नहीं देखा है और वो व्लॉग मैं देखूंगी बाद में। लेकिन उससे पहले मेरी नोटिफिकेशन में एक दूसरा व्लॉग आ गया था जो इस समय पे कहीं ना कहीं एक टॉपिक है जिस टॉपिक पे अभी तक भी मैंने रिएक्शन नहीं दिया था, 2 दिन से नहीं दिया। देना चाहती थी लेकिन दिया इसीलिए नहीं था क्योंकि मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रही थी और वो वेट था अंशु की वीडियो का। अंशु का कोई भी वीडियो इन 2 दिन में नहीं आया, लेकिन जो लास्ट उसने शॉर्ट अपलोड किया था उस शॉर्ट के बाद हमें ये पता चला था कि अंशु के चैनल पे स्ट्राइक आई है। अगर आप में से किसी के भी माइंड में ये सवाल आ रहा है कि वो स्ट्राइक फेक है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि वो फेक स्ट्राइक जहाँ तक मैंने देखा है वो फेक नहीं है। वो उसी मेल से और उसी नाम से आई है जो मेल कुछ दिन पहले सपना ने खुद अपनी लाइव में दिखाई थी। दैट मीन्स कि वो स्ट्राइक सपना के साइड से ही अंशु को मिली है। यही सारी इन्फॉर्मेशन अंशु ने अपनी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम सबके सामने शेयर करी थी। उसके बाद मैं लिटरली वेट कर रही थी अंशु की वीडियो का, क्योंकि हमें शॉर्ट के माध्यम से ये चीज़ कंफर्म्ड हो गई कि उसके पास स्ट्राइक आई है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम तब तक एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक सामने से हमारे सामने कोई चलता फिरता वीडियो ना आ जाए, क्योंकि वहाँ पे आगरा का भी जिक्र हुआ था कि आगरा से कहीं से चैनल को लॉगिन करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर 2-3 दिन पहले की आप लोगों ने लाइव देखी होगी तो सपना उस लाइव का हिस्सा बनी हुई थी और उस समय पे सपना का जो बैकग्राउंड था पीछे का, वो उसका बैकग्राउंड आगरा का नहीं था, वो उसके घर का ही बैकग्राउंड था, जो बैकग्राउंड कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो मैं वेट कर रही थी अभी तक कि अंशु की तरफ से कोई वीडियो आए या तो इसके रिस्पॉन्स में सपना की तरफ से कोई व्लॉग या वीडियो आए, लेकिन दोनों ही साइड से उस शॉर्ट वीडियो के बाद कोई भी वीडियो नहीं आया। और आज जब मैं पैनल पे थी, यानी कि मैं अपना लाइव कर रही थी, उसी दौरान मुझे कुछ कमेंट्स आए, जिन कमेंट्स के बारे में सबसे पहले मैं अंशु से कहना चाहूँगी क्योंकि अंशु की फेक आईडी से कुछ कमेंट्स आए हैं। तो अंशु अपने चैनल पे अपनी कम्युनिटी के माध्यम से ये चीज़ क्लियर कर दे कि अंशु किसी भी पैनल का, किसी भी लाइव का कोई कभी हिस्सा नहीं बनी है और जो भी कमेंट्स अंशु की आईडी से हो रहे हैं वो अंशु नहीं है, क्योंकि वो अंशु की आईडी मेरे भी पैनल पे आई थी जिस आईडी ने थोड़ी बहुत बदतमीज़ वाली लैंग्वेज में बात भी करी है और उसका जवाब पैनलिस्ट में जो लोग थे उन्होंने उसी तरीके से दिया, लेकिन वो अंशु की रियल आईडी नहीं है। तो अंशु इस बात का ज़रूर कम्युनिटी में जिक्र कर देना और अपने एंड पे ये बात क्लियर कर देना कि अंशु किसी भी लाइव का हिस्सा नहीं बनी है। अब मैं ये क्लियर करना इसीलिए ज़रूरी बता रही हूँ क्योंकि इस तरीके से होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। इस समय पे दोनों ही फैमिलीज के बीच में गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है और जो ये तीसरे चौथे लोग हैं वो इस माहौल को गर्म करने की और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से फेक चीज़ों के स्क्रीनशॉट का आदान प्रदान हो सकता है और इस वजह से दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। जो ये फेक आईडी चीज़ें बोल रही थी, सपना के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रही थी, सपना से रिलेटेड चीज़ें बोल रही थी। जब यही सब चीज़ें वहाँ से सपना देखेगी या सपना का कोई भी देखेगा तो उनको यही लगेगा शायद कि अंशु ये सब बोल रही है और इस बम का गोला फुट जाएगा जाने अनजाने वापस से अंशु के ऊपर, क्योंकि अंशु की वो आईडी नहीं है। ये हम कहीं ना कहीं जान चुके हैं, जब हमने उस पर क्लिक करके देखा तो हमें पता चल गया कि ये फेक है। लेकिन इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। तो जो भी ये चीज़ें कर रहा है प्लीज़ इस टाइम पे ये सब चीज़ें आप ना करें। प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आपकी इन हरकतों की वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब इसके बाद जो व्लॉग की मैं बात कर रही हूँ, जो नोटिफिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, पूरी बहुत लंबी मेरी लाइव चल गई। लाइव शुरू करना तो बहुत आसान होता है गाइज, लेकिन लाइव एंड करना ना हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि पीछे जिन लोगों का बोलने का नंबर नहीं आ पाता ना, वो लिटरली रिक्वेस्ट करते रहते हैं प्लीज़ हमें बोलने देना, प्लीज़ हमें बोलने देना। तो लाइव हम शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसका एंड करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। और सबसे पहले सॉरी जिन लोगों को भी मैं पैनल में नहीं ले पाई। मैं अपनी एंड पे पूरी कोशिश करती हूँ कि सबका नंबर आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा आप लोगों के दिलों में बातें हैं, इतनी ज़्यादा आप लोग बोलना चाहते हैं कि एक इंसान को बोलते बोलते 10-15 मिनट भी हो जाते हैं और तब भी उसकी बात पूरी नहीं होती और इस चक्कर में बाकी लोगों का नंबर नहीं आ पाता। तो इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से सॉरी बोलती हूँ जिनके नंबर पैनल में बोलने के लिए नहीं आ पाते। अब यहाँ पे जिस वीडियो की मैं बात करने वाली हूँ वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो।
क्योंकि शायद अगर ये वीडियो और ये स्टैंड आज से 2-2.5 महीने पहले आ जाता तो इस तरीके से किसी घर की बेटी और किसी घर की बहू का तमाशा नहीं बनता। आज पूरे 2-2.5 महीने के बाद चुप्पी तोड़ी है सपना के ससुराल वालों ने। क्या क्या एलिगेशंस उनके ऊपर नहीं लगे, क्या क्या प्रूव्स उनकी फैमिली के सपना ने नहीं दिखाए, लेकिन बदले में उन लोगों ने हमेशा चुप्पी रखी। एक बार भी आके उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करी। और अभी रिसेंटली जो एलिगेशन उनके घर पे लगा था, एक बाकायदा पूरी रिकॉर्डिंग आई थी, जिस रिकॉर्डिंग में सपना अपने रिश्तेदारों से इस बात की शिकायत कर रही थी कि उनके ससुर जी उन पे किस तरीके की नज़र रखते हैं, जहाँ पे उन रिश्तेदारों ने ये भी बोला था कि हाँ हमने सुना था कि ऐसा सीन है और अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है। ये सारी रिकॉर्डिंग सपना ने डाली थी, लेकिन उसके बाद भी सपना के ससुराल पक्ष से कोई भी इंसान इस चीज़ को अपोज करने के लिए नहीं आया। वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। आज सोशल मीडिया पे ये जो जगत दीदी और जगत भैया की कंट्रोवर्सी चल रही है, कहीं ना कहीं जगत दीदी पे इसीलिए अब तक सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो अभी तक भी अपना पक्ष लेके सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि वो वीडियो में बोल रही हैं कि बहुत बातें सच्ची, बहुत बातें झूठी, मुझे ये मुझे वो, लेकिन पक्ष रख के नहीं आ रही हैं, अपनी पूरी बातें रख के नहीं आ रही हैं। और वही रीज़न है कहीं ना कहीं कि उनका जो टॉपिक है वो क्लोज होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आने वाले किसी भी टॉपिक का प्रॉपर क्लोजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही सब सीन हुआ है सपना के केस में कि सपना ने एलिगेशंस पे एलिगेशंस लगाए, लेकिन उन एलिगेशंस का जवाब देने के लिए सामने से कोई भी इंसान नहीं आया। सपना ने बार बार इन लोगों को ललकारा, बार बार इनको बोला कि आओ मेरी बातों का जवाब दो, आओ मुझसे बात करो, कुछ तो अपना पक्ष रखो, कुछ तो अपने बारे में बताओ, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आया, कोई भी वहाँ से अब तक भी नहीं आया। और रिसेंटली जो द रॉड चैनल के साथ हुआ, इन लोगों के इमोशंस तो हर्ट हुए ही होंगे, लेकिन उन तमाम जनता के इमोशंस हर्ट हुए जो 3 मिलियन की जनता उस चैनल के साथ जुड़ी हुई थी। जो 3 मिलियन की जनता आज भी जैरी को प्यार करती है, उसको याद करती है, वो पूरी जनता बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी जिस दिन द रॉड के बारे में जनता को पता चला था। चलिए, आज की वीडियो से हमें इस बात के लिए तो बेफिक्र हम हो गए कि चलो अब तो फाइनली अंकल आंटी ने एक स्टैंड लिया और अब फाइनली हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि इन सब चीज़ों के पीछे है कौन। क्योंकि ब्लेम गेम पिछले 2.5-3 महीने से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन उस ब्लेम गेम का ना ही अभी तक कोई रिजल्ट आया है, ना ही कोई सल्यूशन आया है, ना ही कोई पूरा का पूरा अपराधी निकल के आया है और ना ही कोई पूरा का पूरा विक्टिम निकल के आया है। बहुत कॉम्प्लिकेशन और बहुत कंफ्यूजिंग वाला ये माहौल रहा है, लेकिन फाइनली अंकल ने ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और यस, ये रियलिटी है कि साइबर सेल में देर से ही सही बट चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। और पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम अंकल ये प्रूफ के साथ सामने आए हैं कि उन्होंने इससे रिलेटेड कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। क्योंकि अंकल की कंप्लेन इसीलिए भी कहीं ना कहीं वैलिड होगी क्योंकि सपना ने जो दिखाया था उस समय पे स्क्रीनशॉट जो लाइव में अपनी दिखाया था, उसमें जो 2 नंबर मेंशन थे, अगर वो उनके ससुर जी का ही नंबर है तो अंकल की कंप्लेन वैलिड होगी क्योंकि उनका नंबर रॉड चैनल पे रजिस्टर है। लेकिन यहाँ पे अंकल ने अपनी वीडियो में आज एक और बात बोली कि मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि वो चैनल सपना के पास है और उसके परिवार वालों के और उसके रिश्तेदारों के पास था। दूसरी तरफ अंकल ने ये भी बोला कि हमारे घर की बहू के लिए इतनी गंदी वीडियो अपलोड हुई है तो डेफिनेटली इस बात का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि वो वीडियो किसने अपलोड करी थी। लेकिन दूसरे ही पल अंकल ने ये भी बोला कि मैं श्योर हूँ कि ये चैनल सपना के पास है और उनके भाइयों के पास है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनका इशारा ये और है कि वो जो वीडियो पोस्ट हुई है वो गंदी वीडियो शायद कोई देख भी नहीं पाया। पहली वाली तो फिर भी कुछ लोगों ने देखी होगी, लेकिन जो दूसरा शॉट हुआ था ना, वो मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो किस हद तक कितना गंदा शॉट अपलोड हुआ था। तो अंकल का कहने का मतलब कहीं ना कहीं यही था कि चैनल जिनके पास है डेफिनेटली चीज़ें वहीं से निकल के आई हैं। तो कोई बात नहीं, हम इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे और अभी हम किसी पे भी ब्लेम नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों ही इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि चैनल हमारे पास है या हमारे पास नहीं है। वो कह रही है चैनल मेरे पास नहीं है, ये कह रहे हैं चैनल मेरे पास नहीं है, और इन सब चीज़ों में ऑडियंस कंफ्यूज है कि फिर चैनल है कहाँ। चैनल को धरती निगल गई या फिर आसमान समा गया, मतलब आसमान में समा गया, कहाँ है वो चैनल। बट येस,
फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे पेरेंट्स ने, और इसे कहते हैं गार्जियनशिप। काश कि ये स्टैंड आपने शुरू में, जब ये चीज़ें शुरू हुई थी ना, तब अगर सॉलिड तरीके से अपने परिवार के लिए स्टैंड लिया होता तो आज इस तरीके से इतनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे नहीं उठती। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम सबके सामने देखो सच्चाई आनी बहुत ज़रूरी है, और हम सब सच के लिए ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, झूठ के लिए नहीं कर रहे हैं। ब्लेम गेम तो बहुत लगते हैं, लेकिन कोई भी ब्लेम तब तक सिर्फ ब्लेम ही होता है जब तक वो ब्लेम प्रूव ना हो जाए। और इस बार अगर साइबर सेल में कंप्लेन का इन्होंने दिखाया है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उसका रिजल्ट चाहे 15 दिन में आए, चाहे 1 महीने में आए, चाहे 2 महीने में आए, डेफिनेटली ये भी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर किया जाए कि आखिर उस चैनल को कौन और कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। ये सारी रिपोर्ट भी हम ऑडियंस को डेफिनेटली दिखाई जाए। इसी के साथ साथ अंकल ने आज बहुत सारी और भी बातें बोली हैं। बातें वहाँ से सपना ने भी बोली थी, और बातें यहाँ से अब अंकल ने भी बोली हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अंकल ने भी अपना पक्ष यहाँ पे रखा है, और उनका पक्ष ये है कि जो ब्लेम उस समय पे सपना ने अंशु और अपने लिए लगाया था, अपने सास नहीं, ससुर जी के ऊपर, आप लोगों को वो ब्लेम याद होगा ना, बदतमीजी छेड़खानी वाला ब्लेम। जो ब्लेम उसने बकायदा हमें रिकॉर्डिंग सुनाई थी, अपने रिश्तेदारों के सामने बैठ के उसने ये बात करी थी, और कहीं ना कहीं एक आधा रिश्तेदार उस समय उनका हामी भी भर रहा था कि उनकी वाइफ को ये चीज़ें पता हैं। वो ब्लेम आपको याद होगा, वो था कि उनके ससुर जी ने बदतमीजी करी है, सपना के साथ ही नहीं और अंशु के साथ भी। ये सारी बातें उस रिकॉर्डिंग में बताई गई थी, ठीक है, सपना द्वारा। उस समय पे दूसरी साइड से किसी ने इस बात पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई भी बात नहीं की। लेकिन आज अंकल ने अपनी वीडियो में इस बात का जवाब देते हुए ये बोला है कि अंशु के साथ इनके भाई क्या करते थे, स्विमिंग पूल के अंदर क्या छेड़खानी होती थी, मैं उन सब चीज़ों का चाहूँ तो बहुत बुरी तरीके से फंसा दूंगा। अब पता है मुझे इस बात से क्या फील हो रहा है? मुझे इस बात से ये फील हो रहा है कि इस फैमिली पॉलिटिक्स के चक्कर में ना बेचारी अंशु, जो कि एक नाबालिग भी है और दूसरी एक लड़की भी है, इनके घर की बेटी भी है, ये घसीट रहे हैं उसको। आप लोगों ने तो बहुत आसानी से बोल दिया। एक ने बोल दिया कि ससुर ऐसा करते थे, दूसरे ने बोल दिया इसके भाई ऐसा करते थे। आपने उस लड़की को क्या बना के रख दिया है? आपने अपनी घर की बेटी का ये क्या तमाशा बना के रख दिया है कि उसको 2-2 जगह से छेड़खानियाँ मिलती थी। सपना के भाई उसके साथ छेड़खानी करते थे, सपना बोलती है ससुर उसके साथ छेड़खानी करते थे। तो उस लड़की को क्या बना के रख दिया है? उस लड़की की कोई इज्जत, कोई मान सम्मान, आप लोगों ने उसका बचपन खराब कर दिया। सिर्फ इस फैमिली पॉलिटिक्स के चक्कर में उस लड़की का बचपन खराब कर दिया। हालांकि इनमें से किसी के पास इस चीज़ के कोई प्रूफ नहीं होंगे, लेकिन अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी जंग जीतने के लिए इन्होंने बीच की एक लड़की को मोहरा बना दिया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस वक्त पे उस लड़की को अपना चाइल्डहुड एंजॉय करना चाहिए, उस वक्त पे वो ब्लेम गेम इसी का शिकार हो रही है। अगर ये लड़ाई आप लोगों की है, यानी कि ससुराल वालों की और सपना की, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ये लड़ाई आप लोग ही आमने सामने लड़ें। इस लड़ाई में बच्चे को कोई भी ना लेके आए, इस लड़ाई में उस लड़की को ना लेके आए, फ्रंट फुट पे आके लड़े, अंशु के कंधे का सहारा ना लें किसी भी चीज़ में। आज इन्होंने बोला कि अंशु बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थी सपना उसको अपने इन्फ्लुएंस में रखती थी, और भगवान का शुक्र है कि अंशु उसके इन्फ्लुएंस से बाहर आ गई और उसकी चीज़ों से बाहर आ गई। ये आज इन लोगों ने बोला है, और उन्होंने ये भी बोला है कि हम अंशु के मुंह से भी बुलवा लेंगे कि सपना के भाई क्या बदतमीजी करते थे उसके साथ। और तो और ये बात भी यहाँ पे हुई है, वो है बेसिकली कमर का मांस फटने वाली बात, जो बात इससे पहले भी अंशु ने अपनी वीडियो में उठाई थी, जिसका जवाब बहुत लोगों ने अंशु से पूछा, बार बार पूछा, लेकिन अंशु ने उस बात का जवाब नहीं दिया। और अभी जब लेटेस्ट सपना मेरे पैनल में आई थी, तो वहाँ पे भी किसी ने सपना से इससे रिगार्डिंग सवाल पूछा था कि जो पीछे का बैक फटने वाली बात थी उसका क्या मतलब था। तो वहाँ पे सपना ने कहा था ये सवाल आप अंशु से पूछना, क्योंकि उसी ने ये सवाल खड़ा किया था, तो आप जवाब उसी से मांगना। इस बात का जवाब सपना ने नहीं दिया था, क्योंकि ये सवाल अंशु ने उस समय पे खड़ा किया था, और अंशु ने भी इस सवाल का जवाब हमें नहीं दिया। आज तक की डेट में भी हम अंशु का ही इंतज़ार कर रहे थे।
आज तक की डेट में भी हम सपना के ससुराल पक्ष का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमारे हिसाब से भी एक वन साइडेड कहानी हमने कुछ प्रूफ्स के साथ सुनी, कुछ बिना प्रूफ्स के सुनी, लेकिन दूसरी साइड वाले कभी भी उस बात का काउंटर करने के लिए सामने नहीं आए। दूसरी पार्टी कभी भी इस चीज़ का सबूत लेके सामने नहीं आई, लेकिन आज अगर वो सामने आई तो अच्छा लगा कि चीज़ें, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें पता चली। और अब रही वो मांस फटने वाली बात, जिसपे अंकल ने ये बताया कि अंशु के दोनों कंधे पकड़ के घुटने से उसकी पीठ पे मारा गया, जिसकी वजह से उसका कमर का मांस फट गया। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, और ये सच में एक बहुत बड़ी बात है कि अंशु को इस तरीके से मारा क्यों गया। अंशु के कंधे पकड़कर उसको सपना ने घुटने से क्यों मारा। आधी बात ये यहाँ पे करके चले गए हैं, बट मैं रियली जानना चाहती हूँ कि ऐसा सपना ने क्यों किया। और जब सपना ने ये सब किया तो आप लोगों ने इस चीज़ पे क्या स्टैंड लिया। अंशु को पिटते हुए इतनी गंभीर चोट आप लोगों ने कैसे बर्दाश्त करी, अंशु के मम्मी पापा ने कैसे बर्दाश्त करी, और इतना बड़ा इंसिडेंट आप लोगों ने आज तक अपने मुंह से बताया क्यों नहीं। इतने सारे आरोप आप लोगों पे बैक टू बैक लग रहे थे, तो आपने उस समय पे आके ये सब चीज़ें क्यों नहीं ऑडियंस को बताई। क्यों अंशु ने उस दिन नहीं बताया, जिस दिन अंशु ने ये कहानी बताई कि मेरे पीछे का मांस फटा था, मेरे पीछे चोट लगी थी और भाभी उस समय पे मुझे छोड़ के अपने मायके चली गई। क्यों उस समय पे हमें कहानियाँ नहीं बताई गई। आज जब ये कहानी हमारे सामने आ रही है ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हम ऑडियंस कहीं ना कहीं बेवकूफ़ हैं। हम बेवकूफ़ हैं कि हम सामने वाले से इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और बाद में जब चीज़ें धीरे धीरे हमारे सामने आते हैं तो हम अपने आप को फुलिश फील करते हैं कि सच में हमें किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए। क्या सच में ये व्लॉगर्स भरोसे के लायक हैं, या फिर ये लोग अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जब चाहें तब कुछ करते हैं और जब चाहें तब कुछ करते हैं। आज भी बहुत सारे सवाल हैं और आज भी बहुत सारी चीज़ें आधी अधूरी हैं, आधी अधूरी हैं। सवाल बहुत सारे हैं। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी, मैं यहाँ पे लिटरली रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना पक्ष पूरी तरीके से सामने लेकर आएँ। आपने एक ये बात बता दी कि हमारी बहू 9-9 बजे उठती थी, पर 9-9 बजे उठने वाली बात एक नॉर्मल सी बात है, एक टुच्ची सी बात, लेकिन जो बातें आपके ऊपर आई हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। जो आपके बेटे की रिकॉर्डिंग आई है वो बहुत बड़ी बड़ी बात है। जो आप लोगों के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बात है। उन एलिगेशंस का जवाब प्लीज़ दीजिए। आपकी बहू ने आपके ऊपर जो जो एलिगेशंस यहाँ सोशल मीडिया पे लगाए हैं, आप प्लीज़ वन बाय वन उनका जवाब दीजिए। आज तक भी जनता आपके ही जवाब का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि हम कोई मुंह बंद करके बैठा है और उसकी मन की बातें समझ जाएं पॉसिबल नहीं है। आपकी बातें दूसरों को समझने के लिए आपको पहले अपना मुंह खोलना पड़ेगा। मुंह खोलेंगे, समझाएंगे, तब जाके तो हमें समझ में आएगा, तब जाके तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि अभी तक हमने एक साइड की बातें सुनी हैं और दूसरे साइड वाले इंसान ने आज आके अपनी बातें बोली हैं, लेकिन आधी अधूरी बातें। अभी भी मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि सपना ने इतनी बड़ी हिम्मत आप सब लोगों के होते हुए करी कैसे, और करी क्यों, और करी क्यों। प्लीज़ इसके पीछे की हमें पूरी कहानी बताओ, क्योंकि ये एक बहुत मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। ये बात लिटरली मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। हाथ चलाना, गाली गलौज करना इस घर में इतना नॉर्मल क्यों है। और अगर अंकल सच में अपने आप को अब इतना स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं कि वो चीज़ों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि राजवीर भैया वाली चीज़ पे भी स्टैंड लीजिए, और वो भी हम ऑडियंस को क्लियर कीजिए, क्योंकि वो मैटर आज भी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। आज भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर आप द रॉड के लिए स्टैंड ले सकते हो, आपने पहले भी एक बार स्टैंड लिया था, तो आपने अपने बेटे के टाइम पे वो स्टैंड क्यों नहीं लिया। आपके ऊपर ये भी एलिगेशन लगा है कि आपने इंश्योरेंस के पैसे विद इन मंथ खाए हैं। आपने उस समय पे अपने बेटे के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। जब आप इतने केपेबल हैं कि आप साइबर क्राइम के अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं, तो प्लीज़ हमें ये भी चीज़ क्लियर करो कि आपने उस समय अपने बेटे के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। इतनी अफरा तफरी में आपने वो चीज़ें क्यों कराई। क्योंकि जहाँ से मैं देख रही हूँ ना, हम लोगों को शायद 1% चीज़ें भी नहीं पता। हम ऑडियंस आज भी बेवकूफ़ बन रही है कि हमें 1% चीज़ें भी नहीं पता। हर कोई यहाँ पे आता है, अपना एक वर्जन सुना के चला जाता है,
लेकिन उस वर्जन का सच्चाई और उस वर्जन के अंदर की चीज़ें हमें बताई ही नहीं जाती। हमें सिर्फ उतना दिखाया जाता है जितना हम देख पाते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो नहीं पता। लेकिन मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि अपनी इस फैमिली गंदी पॉलिटिक्स में, जहाँ पे आप लोग कुछ भी कर सकते हो, मैंने देख लिया ये लोग एक दूसरे को गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। वहाँ पे उस लड़की का इस्तेमाल ना करें, उसकी इज्जत का इस्तेमाल ना करें, उसकी इज्जत को बीच में मत लाएं। इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक लड़की के लिए। उस लड़की ने स्कूल जाना है, कल को कॉलेज जाना है, कल को किसी के घर की बहू भी बनना है। आप लोग सोशल मीडिया पे दो तरफों से उसकी इज्जत के साथ खेल चुके हैं। सपना ने भी बोला और यहाँ पे आज आपने भी वही बात बोल दी। तो वो लड़की जिसको 3 साल का आप अपने घर में लेके आए थे, आपने जब उसे भेजा तो उसकी इज्जत खत्म करके भेजा। उसकी इज्जत का ऐसे तमाशा बना के आपने भेजा कि आप लोगों ने उसको ही बीच का मोहरा बना दिया। इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूँगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑफ कैमरा होनी चाहिए, जिसकी वजह से सामने वाले की इज्जत पे बात आ जाए, वो भी सिर्फ 17-18 साल की लड़की की इज्जत पे बात। तो कुछ चीज़ें ऑफ कैमरा रखनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ से सपना ने भी ये नहीं रखा और यहाँ से इन्होंने भी ये नहीं रखा। और यस, इस समय पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम पे हमें एज एन ऑडियंस और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और ज़्यादा चीज़ों के ऊपर से पर्दाफाश होगा। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। देखिए, मैं जो देखूँगी मैं वो बोलूँगी। जो मुझे सही लगेगा, जो मुझे गलत लगेगा, मैं डेफिनेटली उसके लिए बोलूँगी। ना तो मैं यहाँ किसी की सपोर्टर हूँ, ना यहाँ पे मैं किसी गलत को बार बार सपोर्ट करती रहूँगी। जब तक जो चीज़ें मुझे गलत नहीं लग रही थी, तब तक मैं उन चीज़ों का साथ दूंगी और आगे भी दूंगी। लेकिन जब मुझे जो चीज़ें गलत लगेंगी, गलत दिखेंगी, गलत प्रूव होंगी, वो चीज़ें गलत हैं और गलत के साथ मैं नहीं हूँ। आई एम सॉरी। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।